हेलो स्टूडेंट, मैं मीनू कुमारी प्रजापति, प्रवक्ता गृह विज्ञान विषय में मैं आपका यूनिट फर्स्ट का तीसरा अध्याय के बारे में आपको अध्ययन कराऊंगी। तो अब तक हम आपको 2 अध्याय पढ़ा चुके हैं यूनिट फर्स्ट के। आज हम तीसरा अध्याय करेंगे, गृह निर्माण योजना के सिद्धांत। गृह निर्माण योजना के सिद्धांत। तो गृह निर्माण करते समय एक अच्छा घर बनाते समय किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए तथा किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे एक अच्छे घर का निर्माण किया जा सके तथा रहने वाले जो सदस्य हैं उनका ध्यान रखकर घर का निर्माण किया जाए तथा सदस्यों के अनुसार उनकी बसावट के अनुसार घर का निर्माण तथा रचना की जा सके। तो गृह निर्माण योजना के कुछ सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है आपका लागत, आर्थिक व्यय। दूसरा है अभिव्यंजकता। तीसरा है आपका कार्यात्मकता, सुंदरता, गोपनीयता, वैधता, परिवर्तनशीलता, कमरों का समूहीकरण, फर्नीचर व्यवस्था, आने जाने का रास्ता, भवन का बाह्य रूप। तो व्यक्ति को विभिन्न घरेलू क्रियाओं को संपन्न करने के लिए जो मानव होता है, मानव अपनी सभी क्रियाओं को अपने घर में ही संपन्न करता है। एक व्यक्ति को एक अच्छे आवास की आवश्यकता होती है रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। जब हम घर का निर्माण करते हैं तो घर का निर्माण सोच समझकर करना चाहिए। एक अच्छे कुशल इंजीनियर की देखरेख में घर का निर्माण करना चाहिए ताकि घर में रहने वाले सदस्य आसानी से रह सके तथा सभी सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो सके। मकान विश्राम एवं सुरक्षा का सबसे अच्छा साधन माना जाता है जिसमें व्यक्ति सुरक्षा तथा अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आर.एस. देशपांडे के अनुसार एक परिभाषा है, गृह निर्माण के सिद्धांत हैं इसमें आर.एस. देशपांडे ने अपनी परिभाषाओं के अनुसार कई परिभाषाएं घर के संबंध के बारे में बताई हैं। तो भवन आयोजना के संदर्भ में ऐसे कोई भी नियम नहीं बनाए जा सकते जो सर्वत्र लागू हो। इसका प्रमुख कारण है भिन्न भिन्न प्रदेश एवं वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ। कहने का तात्पर्य है, आर.एस. देशपांडे यह कहना चाहते हैं कि घर निर्माण सिद्धांत के कोई नियम नहीं है, यह सभी पर नहीं लागू होता है। यह उसकी भौगोलिक जलवायु, भौगोलिक प्रदेश के हिसाब से अपने सदस्यों के हिसाब से बनाए जाते हैं। गृह योजना बनाते समय परिवार की आय, जब घर का निर्माण करते हैं तो एक आय का अच्छा स्रोत होता है, तभी एक अच्छे घर का निर्माण किया जा सकता है। जिसके पास पैसा नहीं है, अच्छी आमदनी नहीं है तो घर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार 1 या 2 कमरों का ही निर्माण करवा सकता है। लेकिन जब आर्थिक आय अच्छी होती है तो हम घर का निर्माण सोच समझकर परिवार के सदस्यों में विशाल घर का निर्माण करते हैं। तो गृह योजना बनाते समय परिवार की आय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए कि परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुकूल ही घर का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि घर में सभी क्रियाएं होती हैं जैसे बच्चों का अध्ययन, शादी ब्याह तथा मुंडन, कई तरह के संस्कार किए जाते हैं। यह आपके गृह निर्माण के बारे में कुछ जनरल बातें थी। अब इनकी हम सिद्धांतों के बारे में एक एक बिंदु का अलग से अध्ययन
करेंगे। तो पहला है आपका लागत आर्थिक व्यय। कहने का तात्पर्य है इकोनॉमिक कंडीशन। हमें परिवार की आय के अनुसार ही घर का निर्माण करना चाहिए। भवन निर्माण में धन का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना धन के हम एक अच्छे घर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। बिना सोचे समझे यदि मकान में अधिक धन खर्च कर दिया जाता है तो परिवार को आर्थिक तंगी भुगतनी पड़ सकती है। अतः स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति 500 वर्ग गज में मकान बनाना चाहता है, उसे 2-3 लाख या 80,000 के समथिंग पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। जैसी जमीन होती है वैसा ही उसको मकान का निर्माण किया जाता है। अब आपका अभिव्यंजकता। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अलग व्यक्तित्व होता है। कहने का तात्पर्य है कुछ व्यक्ति की अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपनी ज़रूरतों के अनुसार ही घर का निर्माण करता है। उसके अपने काम करने सोचने के तरीके पर घर का निर्माण किया जाता है। इसलिए मकान की डिजाइन बनाने से पहले परिवार की आवश्यकताओं, विचारों, भावों, रुचियों, इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए। एक आदर्श मकान की निम्नलिखित विशेषता होती है, जैसे उचित समातन, प्रॉपर वेंटिलेशन है, रोशनी है, बिजली की व्यवस्था है, दिशा विन्यास है, ओरिएंटेशन है, सुंदरता आदि का समावेश होना चाहिए। तभी एक अच्छे घर का निर्माण किया जा सकता है। कार्यात्मकता। कार्यात्मक से तात्पर्य है कार्य के अनुसार सदस्य किस तरह का कार्य करते हैं उसके अनुसार घर का निर्माण किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति दुकान के संबंधित मकान का निर्माण करवाना चाहता है या कोई फैक्ट्री से संबंधित मकान बनवाना चाहता है, घर बनाना चाहता है, अपने कार्य के अनुसार घर का निर्माण किया जाता है। वही आपका कार्यात्मकता होता है। मकान का मुख्य काम है परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना। भौतिक यानी उसकी आर्थिक आवश्यकताओं के साथ साथ भौतिक आवश्यकताओं को भी पूरा करना। परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घर में कई प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, जैसे वस्त्र पहनना, भोजन बनाना, वस्त्र धोना, भोजन पकाना, विश्राम करना आदि कार्य घर में किए जाते हैं। मकान की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए ऐसे एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, व्याख्याता है, बढ़ई है, शिक्षक है, धोबी है, किसान है, वो अपने कार्यों के अनुसार घर का निर्माण करता है। जैसे कोई अध्यापक है, बच्चों को शिक्षा देता है तो अपने घर का निर्माण बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से घर का निर्माण करता है। उसी प्रकार एक किसान है, किसान को अपनी फसल रखनी है तथा कई कार्य करने हैं तो अपने घर का निर्माण अपने अनुसार करवाता है। वही उसकी आपकी कार्यात्मकता होती है। अब है आपका सुंदरता। गृह निर्माण करते समय सुंदरता का भी ध्यान रखना चाहिए। मकान न केवल सुरक्षा एवं पारिवारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनवाना चाहिए, बल्कि उसकी सुंदरता, सौंदर्यता का आकर्षकता भी ध्यान रखना चाहिए। मकान में कई तरह के डिजाइनों के द्वारा हम उसको लुभावना एवं सुंदर बनाया जा सकता है। वही आपकी सुंदरता होती है। गोपनीयता। गोपनीयता एकांतता, गुप्त बातें करना। कोई भी व्यक्ति है बाहर काम करने के लिए जाता है या किसी कार्य क्षेत्र में बाहर सभी कार्यों को करता है, लेकिन एकांतता, गोपनीयता उसे अपने घर में ही मिलती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है तथा परंतु दिन भर के काम करने पर वह थक जाता है, लेकिन जब शाम को क्या अपने घर में एकांतता चाहता है। एकांतता से तात्पर्य होता है शांति, मानसिक शांति एवं आंतरिक शांति में चिंतन करने की समय मिलता है। अध्ययन करने, सोचने, पूजा पाठ करने के लिए एकांत की आवश्यकता पड़ती है। अतः गृह निर्माण करते समय एकांतता एवं गोपनीयता का ध्यान रखना चाहिए। यह एक अच्छे घर का लक्षण माना जाता है। तो इसमें कुछ बाहरी एकांतता होती है, कुछ आंतरिक एकांतता होती है। एक लोभ या गलियारे का निर्माण करना, उचित समूहीकरण करना,
दरवाजे की सही स्थिति करना, खिड़कियों की सही स्थिति करना, लकड़ी के हल्के पार्टीशन का पर्दा लगवाना। ये नहीं कि हम पूजा कर रहे हैं, सामने वाले कमरों में शोर शराबा हो रहा है या अध्ययन करते समय डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है आपका परिवर्तनशीलता। परिवर्तन ही संसार का नियम है। चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सभी में परिवर्तन पाया जाता है। और आपको निर्जीव में कैसे, जैसे कि टेबल कुर्सी में सुंदरता बनाने के लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाता है, लेकिन जो सजीव प्राणी होते हैं उन्हें प्रकृति के अनुसार, समय के अनुसार कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। प्राचीन समय में अपनी ज़रूरतों को परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिल बांट कर पूरा करते थे, लेकिन आज के समय में, आधुनिक समय में सबकी अलग अलग राय होती है, सबके अलग अलग विचार होते हैं तथा अपने विचारों के अनुसार अपने घर निर्माण में परिवर्तन भी करते हैं। तो प्रत्येक परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक सदैव एक जैसी नहीं रहती है। किसी की सामाजिक सोच अलग होती है, किसी की मानसिक सोच अलग होती है। तो अपनी सोच के अनुसार, अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार घर का निर्माण करते हैं। इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, जो शाश्वत एवं सत्य है, जिसको कोई नहीं बदल सकता है। जन्मदिन है, पार्टी है, शादी ब्याह है, अन्य उत्सव हैं में सभी परिवर्तनशील लाभदायक होते हैं। जब एक छोटा बच्चा होता है, बचपन में अपनी माँ का हाथ पकड़कर बड़ा होता जाता है तथा ये युवा बनकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो यह भी एक मानव विकास का परिवर्तन है। बिना परिवर्तन के सृष्टि नहीं चल सकती है। तो कोई भी क्षेत्र हो, परिवर्तन होना एक सत्य कथन होता है। नेक्स्ट है आपका बृहदता। बृहदता, गृह निर्माण करते समय बृहदता का होना अति आवश्यक है। इसका अर्थ होता है मकान में उपलब्ध स्थान का सर्वाधिक उपयोग। घर में जो उपयुक्त स्थान है उसका हमें अधिक से अधिक उपयोग करना तथा उसे प्रयोग में लाना। एक वैज्ञानिक थे साने, क्या नाम उनका, जैसे आर.एस. पांडे है उसी प्रकार साने, इन्होंने इन शब्दों में क्या कहा है, कमरे में कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करना जो आपका बृहदता कहलाता है। जो कम से कम जगह है उसका अधिक उपयोग करना ही आपका बृहदता कहलाता है। बृहदता का उद्देश्य होता है जगह की अधिकाधिक बचत कर उसका उपयोग करना। उपयोग कैसे करते हैं, आज के समय में इंसान 1 या 2 कमरों में गुजारा करता है, बाकी कमरों में दुकान खुलवाता है या किराएदार रखता है, उन्हें रेंट पर दे करके अपनी आर्थिक कंडीशन को भी मजबूत करता है तथा उस जगह का अधिक से अधिक उपयोग करता है। वही आपकी बृहदता कहलाती है। गृह निर्माण के सिद्धांत में एक कुशल वास्तुविद के अनुसार ही बृहदता का ध्यान रखा जा सकता है कि एक जगह में कितने सदस्य रह सकते हैं, उन सदस्यों का जीवन यापन किस तरह से होता है। तो दीवारों में अलमारियाँ, वार्डरोब, कपबोर्ड, टाण आदि होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि छोटे कमरे को हम किन किन कामों में यूज कर सकते हैं, ये छोटे कमरे हम किन किन चीज़ों की व्यवस्था रख सकते हैं ताकि अधिक कम जगह में अधिक सामान रख सके। तो दीवारों में अलमारियाँ, वार्डरोब, कपबोर्ड, ताण होनी चाहिए। कमरे आयताकार बनाकर तो उसकी चौड़ाई लंबाई का उचित ध्यान रखना चाहिए। छोटे कमरे हों, छत की ऊंचाई अधिक नहीं होनी चाहिए। दरवाजे, खिड़कियाँ, रोशनदान सही स्थिति में होनी चाहिए। सीढ़ी के नीचे वाले भाग में जो सीढ़ियाँ होती हैं जिसे हम ऊपर नीचे जाने का कार्य करते हैं, सीढ़ियों के नीचे स्नानघर या अलमारी निकालकर जगह का प्रयोग करना चाहिए। और कमरों की दीवारों पर हल्के ठंडे रंगों का प्रयोग करना चाहिए। बरामदे, गैलरी, लॉबी है, दर्पण का प्रयोग करने से कमरा बड़ा दिखता है। कहने का तात्पर्य है कि कम जगह को किस प्रकार हम उपयोगी बना सकते हैं, वही आपका बृहदता कहलाती है। नेक्स्ट है आपका कमरों का
सामूहिकरण। सामूहिकरण मतलब जोड़ना। जैसे कि एक कमरे में निकलकर हम कई कमरों में जा सकते हैं ताकि समय की बचत हो, सभी कार्य जल्दी से हो सके, इसलिए कमरों का सामूहिकरण होना चाहिए। तो 2 या 3 कमरे हों, बीच में बड़ा सा हॉल हो तो कमरों का सामूहिकरण अच्छा लगता है, सभी सदस्य उस हॉल में बैठ करके विश्राम कर सकते हैं। तो सामूहिकरण से तात्पर्य होता है विभिन्न कमरों का पारस्परिक संबंध। जो कमरे होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनका संबंध एक दूसरे से होता है। परिवार के सदस्यों को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में ज़्यादा समय नहीं लगती है तथा अतः घर में मुख्यतः 3 समूह क्षेत्र होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे अतिथि क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, एकांत क्षेत्र। जैसे कि किचन से एक एकांत का गेट जो गेस्ट रूम होता है उससे जुड़ा हुआ होता है ताकि आने वाले सदस्य हैं जल्दी से जल्दी कार्य कर सकें, घूमकर सभी कमरों में ना जाना पड़े। तो कमरों को इस तरह से बनाया जाता है कि सदस्यों को कार्य करने में परेशानी ना हो, वही आपका कमरों का सामूहिकरण कहलाता है। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर व्यवस्था। दीवारें बनी, खिड़कियां बनी, एक कमरे का निर्माण करने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि बैठने में परेशानी ना हो। फर्नीचर की व्यवस्था कार्य के अनुसार की जाती है, जैसे अध्ययन कक्ष में अध्ययन के लिए फर्नीचर, किचन में किचन जैसा फर्नीचर, सभी कार्य आसानी से हो सके। तो फर्नीचर का चयन काफ़ी सोच समझ कर करना चाहिए। यदि कमरे छोटे हैं तो फोल्डिंग फर्नीचर का प्रयोग करना चाहिए। आज के समय में ज़मीन की जगह की ज़्यादा समस्या रहती है, अक्सर कम जगह घेरने वाले ही फर्नीचर प्रयोग करने चाहिए ताकि सदस्यों के लिए उपयुक्त स्थान मिल सके। नेक्स्ट है आपका आने जाने का रास्ता। आने जाने का रास्ता भी इस तरह से रखना चाहिए ताकि बगल में जो कमरे हैं, कमरों का सामूहिकरण है, किसी को डिस्टर्ब ना हो, किसी को बाधा ना हो, ताकि अन्य सदस्य आसानी से शांति से रह सके। भवन निर्माण की योजना बनाते समय इस सिद्धांत का ध्यान हमें रखना चाहिए जिससे एकांतता भंग नहीं होती है तथा कमरों का रास्ता अलग अलग होना चाहिए। अब है आपका गृह निर्माण योजना को प्रभावित करने वाले कारक। गृह निर्माण में कौन कौन से कारक हैं जो मानव को प्रभावित करते हैं? पहला है आपका परिवार की आर्थिक स्थिति। ये तो आपके सिद्धांत थे। अब कारक कौन कौन से हैं जो गृह निर्माण योजना को प्रभावित करते हैं? तो आपके है पहला है परिवार की आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का तात्पर्य है जो गृह निर्माण है प्रभावित करने वाला पहला कारक है परिवार की स्थिति। इसलिए परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर घर का निर्माण करवाना चाहिए। ऐसा ना हो कि अधिक लागत लगाने पर परिवार के जो सदस्य हैं उन पर आर्थिक तंगी हो जिससे परिवार में आपस में परेशानियों से गुजरना पड़े। व्यवसाय, एक व्यवसाय के अनुसार ही घर का निर्माण किया जाता है। अगर व्यवसाय अच्छा होता है, आमदनी अच्छी होती है तो घर का निर्माण हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर है, वकील है, शिक्षक है, व्यापारी है, किसान है, सुनार है, बढ़ई है, इनके व्यवसाय में काफ़ी अंतर होता है तथा एक डॉक्टर वकील होता है, इनके व्यवसाय में काफ़ी अंतर होता है। तो पैसे के अनुसार, आमदनी के अनुसार ही, व्यवसाय के अनुसार ही घर का निर्माण करना चाहिए। परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार में जितने सदस्य होते हैं उनके अनुसार ही घर का निर्माण किया जाता है। जैसे कि संयुक्त परिवार है तो अधिक से अधिक कमरों का आयोजन करना पड़ता है जिसमें सभी सदस्यों का ध्यान रखकर रसोई घर, सीढ़ियाँ हैं, गलियारे हैं, हॉल का निर्माण किया जाता है। अगर परिवार एकल है तो ये परेशानियाँ नहीं होती हैं, जिसमें अपने एक या दो सदस्यों के हिसाब से घर का निर्माण किया जाता है। परिवार के प्रकार, परिवार किस तरह का परिवार है, संयुक्त है, एकल परिवार है। परिवार में कमाने वालों की सदस्यों की संख्या, जिस परिवार में आमदनी का स्रोत अच्छा होता है तो घर का निर्माण भी परिवार के सदस्यों के अनुसार किया जाता है। कार्यस्थल से दूरी, घर का निर्माण करते समय कार्यस्थल की दूरी का भी ध्यान रखना
चाहिए। पारिवारिक आवश्यकताएं, घर का निर्माण करते समय परिवार की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। और परिवार का जीवन चक्र, परिवार का जीवन चक्र से तात्पर्य है कि बचपन में किन आवश्यकताएं जरूरत पड़ती है, इन सभी अवस्थाओं को ध्यान में रखकर घर का निर्माण करना चाहिए। यह आपके गृह निर्माण योजना के कुछ सिद्धांत और कारक थे जिनके बारे में हमने आपको अध्ययन कराया है।